Acha ji, this was the worksheet we were supposed to do. For those of you who had problems in questions, let's see. तो बेटा पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि write down the first four terms in the expansion and ascending powers of x for this. तो हमारा जो bracket है in the first part, let's say part A, that is a minus x whole to the 6. First four terms निकालनी है तो पहली term बेटा a to the power of 6 plus 6c1 times a to the power of 5 times negative x to the power of 1, and then plus 6c2 times a to the power of 4 times negative x to the power of 2, and finally 6c3 times a to the power of 3 and minus x to the power of 3. ठीक है, ये फर्स्ट फोर टर्म्स निकल है, ये आपकी पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, या फोर्थ टर्म है. ठीक है, and then all you have to do is simplify them. 61 is 6 minus x की पावर 1 है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो दिस एंटायर टर्म वुड टर्न नेगेटिव, और उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -6 a to the 5 x प्लस यहाँ पे you have a negative x that's being raised to a power of 2. Whenever you raise a negative number to a power of an even number तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, 62 कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे तो आपको याद हो ही जाना चाहिए. 62 15 होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो 15 यहाँ पे कर लें 15 टाइम्स a to the 4 टाइम्स x squared, and then finally 6c3, so 6c3 करते हैं जी, 6c3 we get a 20, and that'll be 20 20a cubed, and यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आएगा. ये जो माइनस एक्स क्यूब है, दिस नेगेटिव इज गोइंग टू टर्न दिस इंटायर थिंग इनटू अ नेगेटिव. चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. a to the 6 minus 6 a to the 5x plus 15 a to the 4 x squared and minus 20 a cubed x cubed. ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन आ गया फॉर द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं, ज़रा गौर करें. Given that the coefficient of x square in the expansion of this times this is -20, find in exact form the possible values of the constant a. अब बेटा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा रहा है, वो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाले ब्रैकेट के साथ. ठीक है, whenever two brackets are being multiplied आपने दोनों ब्रैकेट्स की एक्सपैंडेड फॉर्म्स को यूज़ करना है. तो पहले ये एज इट इज़ है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो दिस इज ऑलरेडी कम्प्लीटली एक्सपैंडेड. और ये a माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 6 है. अगर आप गौर करें तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम ब्रैकेट दैट यू एक्सपैंडेड इन द प्रीवियस पार्ट. एंड क्योंकि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंसर्न हो, दिस मच एक्सपेंशन इज मोर देन इनफ फॉर यू, क्योंकि ये जब भी एग्जामिनर कराते हैं तो वो नॉर्मली इनफ ही होती है. वैसे इससे ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है. एंड यूल सी वाई. लेट्स हैव अ लुक. a to the 6 minus 6a to the 5x plus 15a to the 4 x squared minus 20a cubed x cubed. अब ज़रा गौर करो बेटा, हमारा कंसर्न है टर्म इन एक्स स्क्वायर ढूंढना. ठीक है, टर्म इन एक्स स्क्वायर ढूंढना अगर कंसर्न है तो मुझे इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को इस ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली कंसर्न विद द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर. तो मैं ये देखूंगा कि मैं इस 1 को फॉर एग्जांपल इधर किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिले. फॉर लेट्स से मैं इस 1 को a to the 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो दैट ऑब्वियसली वुड बी a to the 6, which is not which is not something that contains an x square. तो मैं वो निकालूंगा ही नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. फिर मैं 1 को मल्टीप्लाई कराऊँ -6a to the 5 6a to the 5 एंड देन x से, तो भी वो एक टर्म आएगी जिसमें x होगा. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. मैं इस 1 को अगर मल्टीप्लाई कराऊँ इसके साथ तो yes, then I get an x squared. What I'm going to do here is I'm going to simply write a 1 times 15a to the 4 x squared, जो कि obviously is 15a to the 4 x squared. ठीक है, then I want to see what else would give me an x squared, and that is इस 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ x क्यूब आएगा, मुझे नहीं चाहिए. इस 2 over ax को मल्टीप्लाई करा दूँ इसके साथ तो
एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर एक्स स्क्वायर है बट इधर ओवर एक्स है, तो इवेंचुअली एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा. बट व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस 2 over ax with the minus 20a cubed x cubed, तो बेटा नीचे एक x है, ऊपर 3x है, कैंसिल होके एक्स स्क्वायर मिलेगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, 2 over ax, एक्चुअली प्लस 2 over ax था, इंटू अ माइनस 20a cubed x cubed. ठीक है. अब अगर आप देखो तो आप इस x को कैंसिल कर सकते हो, ये स्क्वायर आ जाएगा, और आप इस a को कैंसिल कर सकते हो, उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स आ गई वो एक्चुअली आ गई 15a to the 4 माइनस 40a स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर लगा हुआ है और इसके साथ भी एक्स स्क्वायर लगा हुआ है. ठीक है. अब हम अगर कोफिशिएंट को देखें सिर्फ, तो दैट्स अ 15a to the 4 माइनस 40a स्क्वायर. इसको इक्वेट कर दो, उसने कहा था जी कि कोफिशिएंट इज -20, तो मैं इस पूरी चीज़ को -20 के साथ इक्वेट कर देता हूँ. 20 को इधर ले आओ, 15a to the 4 minus 40a squared plus 20 is equal to 0. Take 5 out common from the entire equation. So 3a to the 4 minus 8a squared plus 4 is equal to 0. अब बेटा ये आपने एक अगर गौर करें तो this is a hidden quadratic equation. This is not a quadratic equation, but it can be solved using rules of solving a quadratic equation because ये a to the 4 है और ये a squared है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जी, क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं इसको लेट a squared is equal to y फॉर एग्जाम्पल. तो हमारे पास आ जाएगा 3y squared minus 8y plus 4 is equal to 0. I'm going to try to middle term break it. So 3y squared, factors of 12 जो 8 देते हैं वो 6 and 2 हैं, तो minus 6y minus 2y plus 4 equals 0. 3y कॉमन ले लें, y minus 2 बचेगा, minus 2 कॉमन ले लें, y minus 2 बचेगा, equal to 0. You'll get 3y equals 2 and you'll get y equals 2. यहाँ से आ गया y equals 2 over 3 and यहाँ से y equals 2 ही है. What was y? Y was a squared. So I'm going to write a squared as 2 over 3. तो आंसर आएगा a is equal to square root of 2 over 3 plus minus, and यहाँ पे I'll write a squared as 2. तो आंसर आ जाएगा square root of 2 plus minus. I think उसने कहा होगा कि a is a positive constant, possible values of, अच्छा नहीं ठीक है, possible values of constant है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल ली, this and this. I hope you understood. चलिए मेरा बेटा, अब ज़रा ये क्वेश्चन देखते हैं. हैव अ लुक. 3 minus 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ. पिछली तरह का ही क्वेश्चन है क्योंकि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7. ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट n. आप अगर गौर करो तो यहाँ पर इसने पावर आपको नहीं दी. दिस इज एन अनयूजुअल, नॉट एन अनयूजुअल बट इतना ज़्यादा ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्वेश्चन इस तरह का जिसमें पावर अननोन है और आपसे ब्रैकेट एक्सपैंड करवा रहा है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट n एंड हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब ज़रा गौर करें शाबाश बेटा. 3 minus 2x तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते. ये जो ब्रैकेट है द सेकेंड वन, लेट मी ओपन अ स्क्वायर ब्रैकेट. इसमें बेटा पहली टर्म होगी 1 to the power of n. नाउ द थिंग विद n, थिंग विद 1 इज कि आप उसको जिस मर्जी पावर से रेज कर दो वो 1 ही रहता है. तो मैं 1 to the power of n लिख तो रहा हूँ यहाँ पे, बट नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको चेंज कर दूंगा टू 1 बिकॉज इट डजंट मेक अ डिफरेंस. 1 को मैं जिस मर्जी 1000 से रेज कर दूँ, 20,000 से रेज कर दूँ, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है. So first term is 1 to the n. The second term would be nc1 because I don't know what n is, so I'm keeping n as n times 1 to the power of n minus 1 times x over 2 to the power of 1. अब अगर आप गौर करो तो आपको सिर्फ x का कोफिशिएंट उसने बताया हुआ इस एक्सपेंशन में, तो I don't need to expand this any further. ठीक है. तो ये 3 minus 2x ऐसे रहेगा. इधर आ गया 1 प्लस, remember when we did बाइनोमियल हमने कहा था कि nc1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू n. nc0 हमने कहा था 1 होता है और ncn भी 1 होता है. ठीक है. तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल को 6c1 की क्या वैल्यू, तो आई शुड नो दैट इट्स अ 6. 10c1 की क्या वैल्यू, आई शुड नो दैट इट्स अ 10. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे nc1 है अगर, तो बेटा उसकी वैल्यू n होगी. मैं यहाँ पे n डाल देता हूँ.
वन की पावर कुछ भी कर दो वो वन ही रहता है, तो इसको वन कर देते हैं और इधर कर देते हैं x/2 बिकॉज इट वाज रेज्ड टू अ पावर ऑफ वन। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट एंड नाउ आई एम ओनली कंसर्न विद टर्म्स जो मुझे x देती हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 1 करूं x मिलता है, नहीं मिलता, नहीं करूंगा। 3 टाइम्स ये सारी चीज़ करूं x मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे x बैठा हुआ है। तो आई डू 3 टाइम्स nx/2। ये nx/2 कहाँ से आया? ये n और ये x मल्टीप्लाई हो गए और नीचे over 2 था, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन when I multiply this 2x, negative 2x with 1, I also get a term in x. तो मैं यहाँ पे minus 2x पे लिख दूंगा। और उसने कहा कि the coefficient of x is 7। अगर आप यहाँ पे coefficient of x की बात करें तो that is 3n/2 minus 2। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3n/2 minus 2 is equal to 7। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3n/2 is equal to 9, 3n is equal to 18 and n finally is equal to 6। 18 डिवाइड बाय 3 कर दो, 6 आ जाएगी n की वैल्यू। अब उसने कहा कि एंड हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। मेरा बेटा जब आपको n पता लग गया है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखें शाबाश। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे बेटा n की जगह पे डाल देते हैं 6 बिकॉज आपको पता लग चुका है कि n की वैल्यू 6 है। एंड सिंस वी आर नाउ कंसर्न विद द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैं एक और टर्म निकालूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 6c1, यहाँ पे आ जाएगा 6c2 टाइम्स 1 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स x/2 टू द पावर ऑफ 2 और इसको कर देते हैं 1। ठीक है, ये आपने ऐसे मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग इट यू विल हैव टू शो ऑल ऑफ दिस अगेन। एंड फिर आपके पास आ जाएगा बेटा 3 minus 2x टाइम्स 1 प्लस 6c1 is 6, तो ये 6 into x/2 प्लस 62 is 15, 15 टाइम्स x squared over 4 बिकॉज ये स्क्वायर हो रहा था सारा। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालने के लिए आई एम कंसर्न विद टर्म्स दैट गिव मी एन x स्क्वायर। वो ये होगी 3 और 15x² over 4। इनको जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बेटा वो बन जाएगा 45x² over 4। और दूसरी x² टर्म मिलेगी जब मैं इस -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इस 6 into x/2 के साथ। अगर आप देखो 6 into x/2 कैन बी टर्न इनटू 3x, तो -2x टाइम्स 3x गिव्स मी अ -6x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा क्या निकला फिर 45 over 4 minus 6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये जो भी आंसर आता है। तो 45 minus 24 over 4 दैट गिव्स यू 21 over 4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। अब बेटा कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट k। ये जब भी आपको बताता है तो उसमें k की जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल जीरो वैल्यू आ रही होती है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज उसने आपको क्वेश्चन में बताया होता है कि इट्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट k। ठीक है, वो कह रहे हैं जी द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ k प्लस x टू द पावर ऑफ 8 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। वी हैव k प्लस x होल टू द 8। तो बेटा पहली टर्म हो जाएगी k टू द पावर ऑफ 8, सेकेंड टर्म हो जाएगी 8c1 टाइम्स k टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स x, थर्ड टर्म हो जाएगी बेटा 8c2 टाइम्स k टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स x स्क्वायर्ड, फोर्थ टर्म हो जाएगी बेटा 8c3 टाइम्स k टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स x क्यूब। ठीक है, 4 terms कही थी 1 2 3 and 4 and that's where we stop. Now we simplify this. We have k to the 8 plus 8c1 is 8, so 8k to the 7x plus 8c2 8c2 बेटा ये आ गया 28, तो we have 28k to the 6 x squared plus 8c3, so 8c3 that gives you 56, 56k to the 5 x cube। ये बेटा एक्सपेंशन आ गई इस ब्रैकेट की। ठीक है, ना वो कह रहे हैं जी कि गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड and x cubed in this expansion
आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 28k टू द पावर ऑफ 6, ओके। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? दैट इज 56k टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो इस और उसने ये हमें बता दिया that they are equal to each other. So what I'm going to do is I'm going to equate the coefficient of x square, which is 28k to the power of 6, with the coefficient of x cube, which is 56k to the power of 5. अब क्योंकि उसने कहा था कि k is a non-zero constant, I can cancel the k's. इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 5 k's यहाँ पे हैं, यहाँ से 5 उड़ा दो, आपके पास 28k इज इक्वल टू 56 रह जाएगा। या फिर आप इसको ये कर सकते हो कि ब्रिंग द 56k टू द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 56k टू द 5 इज इक्वल टू 0 कर दो। आई एम गोइंग टू टेक 28k टू द 5 आउट कॉमन, अंदर बचेगा k माइनस 2 लिटरली इज इक्वल टू 0। अब बेटा दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये, और आपको आंसर मिल रहा है 0। इसका मतलब है या तो 28k टू द 5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर k माइनस 2 इक्वल टू 0 है। दिस गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ k विच इज 0। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने कहा था k इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। द अदर वन गिव्स यू वैल्यू ऑफ k एज 2। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर द पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1 plus ax to the power of 6. We have to find the coefficient. We're given that the coefficient of x is minus 30. बेटा coefficient of x इसमें कैसे निकलेगा? क्योंकि x जो है वो सेकेंड टर्म है इन द ब्रैकेट, तो मैं x मुझे तब मिलेगा जब x to the power of 1 तब मिलेगा जब r 1 होगा। I'm just going to find out 6c1 times 1 to the power of 5 times ax to the power of 1। ये सिंपली आ जाएगा 6ax, और उसने कहा जी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 30 है, तो माइनस 30x कर दो बेशक। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, 6a इक्वल्स माइनस 30, सो a इज अ माइनस 5। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर उसने कहा जी कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकाल दो। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 5x टू द पावर ऑफ 6। क्योंकि a5 आ गया तो मैंने उसकी वैल्यू प्लग इन कर दी, एंड नाउ ऑल आई डू इज I find the coefficient of x cube. For that I'll have to keep r as 3. So 6c3 times 1 to the power of whatever, we don't care because 1 की जो भी पावर हो मैटर नहीं करता, minus 5x to the power of 3। ये आ जाएगा जी आपके पास 6c3 is 20, so 6c3 gives you 20 times minus 5 का cube, that gives you minus 125x cube, which gives you 20 times 125, 20 times 125 is minus 2500 x cube। तो x cube का कोफिशिएंट जो है एज फाइनल आंसर वो बेटा आ गया minus 2500। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। इसको देखें जरा ध्यान से। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 161 एंड 154। बेटा फर्स्ट टर्म हमने कहा था किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आप a कह देते हो, और अगर उसने कहा सेकेंड टर्म है तो इसका मतलब है दिस इज a प्लस डी। तो a प्लस डी इज 154, a इज 161। फर्स्ट सेकंड दी हुई है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं। आई मीन इफ आई टेल यू दैट 161 इज द फर्स्ट टर्म एंड 154 इज द सेकंड, तो बेटा कॉमन डिफरेंस सीधा सीधा -7 आ रहा है, राइट। 154 में से आप 161 को माइनस कर दें, दैट गिव्स यू अ -7 एज योर डी, ओके। तो कह रहे हैं जी कि द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दोबारा, the sum of the first m terms is 0। ये m जो है बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और सम जो है वो 0 है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स है लेकिन सम 0 है। सम ऑफ द फर्स्ट m terms is 0। So for my arithmetic progression, let's have a look बेटा। We have a as 161, we have d as -7, we have number of terms as m, and we have sum of the first m terms as 0। तो मैं मेरा बेटा मैं सम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सम का फॉर्मूला इज सम ऑफ द फर्स्ट m terms,
would be the number of terms divided by 2 into 2a plus the number of terms minus 1 into d. मैंने अभी वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स की प्लग इन की है, जिसको मैंने n की जगह m कह दिया, तो और हमारे पास आ जाएगा जी m over 2 into 2a, a is 161 plus m minus 1 into d is a -7. और ये बेटा उसने कहा कि सम है इक्वल टू 0, तो मैं सारी चीज़ को इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? बेटा ज़रा गौर करें, सम 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो ये जो m over 2 है, इसको मैं उधर जाके 0 को इससे डिवाइड करा देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ. इसको मैं ख़त्म क्यों कर देता हूँ? ऑल्दो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारा एक क्वाड्रेटिक बनेगी और वो सब कुछ होगा, लेकिन आई कैन गेट रिड ऑफ दिस बिकॉज वी नो दैट द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0. m कैन नॉट बी 0. m कांट बी 0. सी वंस अगैन, मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा बेहतर करके बताऊं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना जी, तो ये 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा. m टाइम्स 2 टाइम्स 161 विच इज़ 2 टाइम्स 161 कर देते हैं बेटा 322 माइनस 7m प्लस 7. मैंने ये ब्रैकेट एक्सपैंड किया, सिंपल -7m प्लस 7 कर दिया. अब बेटा ज़रा गौर करें, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये, और आंसर क्या है? 0. दैट मीन्स आइदर m is 0 or the 322 minus 7m plus 7 is 0. तो बेटा इसको रिजेक्ट कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स 0 नहीं है, नहीं हो सकता. इधर इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 329 minus 7m is equal to 0. That gives you 7m is equal to 329, and then m is 329 divided by 7. So 329 divide that by 7, you get 47 as your final answer. ठीक है, तो 47 टर्म्स जब होंगी तो सम 0 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये था हमारा पहला पार्ट, जिसमें वो एक AP दी, उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी और कहा कि इसका सम 0 है m टर्म्स का, बता दो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा. वो हमने यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी फाउंड दैट आउट. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन. A geometric progression in which all the terms are positive, कोई भी term negative नहीं है, has a common ratio r. The sum of the first n terms is less than 90% of the sum to infinity. दोबारा, sum of the first n terms, क्या फॉर्मूला होता है sum of the first n terms का जी? sum of the first n terms का फॉर्मूला होता है a times r to the power of n minus 1 over r minus 1. ठीक है, ये भी होता है, या फिर a times 1 minus r to the power of n over 1 minus r. बेटा क्योंकि इसका सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि उसने बात की है सम टू इन्फिनिटी, दैट गिव्स मी अ हिंट कि r जो है वो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है. ठीक है, 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है. आई वुड यूज दिस वेरिएशन ऑफ द फॉर्मूला जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, अच्छा जी. तो वो कहते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज लेस देन 90% ऑफ द सम टू इन्फिनिटी. ओके, इसका मतलब है व्हाट इज सेइंग इज a times 1 minus r to the n over 1 minus r is less than 90% of the sum to infinity, यानी 90% of the sum to infinity which is a over 1 minus r. ओके, तो मेरा बेटा ज़रा गौर से देखें, इसको चले हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा. 1 minus r to the n over 1 minus r less than 0.9 a over 1 minus r. 90% 0.9 होता है बेटा. अब ज़रा देखें, इस a को इस a से कैंसिल कर देते हैं. पहली टर्म 0 नहीं हो सकती, इसलिए यू कैन कैंसिल दिस आउट. 1 minus r को 1 minus r से कैंसिल कर देते हैं. ऑल यू आर लेफ्ट विथ मेरा बच्चा इज 1 minus r to the n is less than 0.9. Okay, let's move things around.
0.9 को इधर ले आते हैं और r to the n को उधर ले जाते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 minus 0.9 is less than r to the n. अब ज़रा गौर से देखो, r to the n is greater than 1 minus 0.9. तो मैं r to the n को अगर पहले लिखूं तो मैं इनइक्वालिटी को r to the n की तरफ ही ओपन फेस रखूंगा. 1 minus 0.9 is 0.1. r to the n is greater than 0.1. ये बेटा हमने शो कराना था. वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए बेटा जी, अब वो पूछ रहा है एक क्वेश्चन में कि बता रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज़ अ फर्स्ट टर्म ए. वंस अगेन बच्चा, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म 100 है, सॉरी, तो 100 आपका ए हो गया. एंड सम टू इन्फिनिटी इज 2000. फाइंड द सेकंड टर्म. बेटा सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला इज ए ओवर 1 माइनस आर. उसने बता दिया है कि द फर्स्ट टर्म इज 100. 1 माइनस आर, आर हमें नहीं पता, लेकिन साथ उसने हमें बता दिया कि सम टू इन्फिनिटी इज 2000. I'm going to equate this to 2000. That gives us 2000 times 1 minus r is equal to 100. That's a 2000 minus 2000 r is equal to 100. Beta, move things around. 1900 is equal to 2000 r and r comes out as 19 over 20. ये आपकी r की वैल्यू आ गई. सेकेंड उसने कहा जी कि फाइंड द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म बेटा किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की इज a टाइम्स r. ठीक है ना, तो a टाइम्स r करना है आपने सीधा सीधा. a दिया हुआ उसने 100, r से मल्टीप्लाई करा दो 19 over 20, कैंसिल करो 5 आता है, 5 टाइम्स 19 कर दो, जो भी आंसर आता है. मेरा मेंटल मैथ थोड़ा ख़राब है, तो 95. तो 95 इज़ द फाइनल आंसर फॉर पार्ट ए. ठीक है, पार्ट बी देखते हैं बेटा. Part B में is talking about an arithmetic progression and it has a third term 90 and fifth term 80. फिर याद करो बच्चा, थर्ड टर्म का मतलब है a plus 2d. अरिथमेटिक आ गई है, अब r नहीं है, अब d है. थर्ड टर्म would be a plus 2d and fifth term would be a plus 4d, है ना. a plus 2d and a plus 4d. a plus 2d को इक्वेट कर दो 90 के साथ क्योंकि गिवन है. a प्लस 4d को इक्वेट कर दो 80 के साथ, अगेन क्योंकि गिवन है. ठीक है, दो बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व कर दो. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है. मैं इनको माइनस कर देता हूँ. सिंपल, आई सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशंस. एज मेरे कैंसिल हो जाएंगे. आई हैव माइनस 2d इज इक्वल टू 10. 90 माइनस 80 करो तो d आ जाता है आपके पास -5. ठीक है, d सीधा सीधा -5 आ गया. ओके, अब वो कह रहा है कि find the value of m given that the sum of the first m terms is equal to the sum of the first m plus 1 terms. ज़रा गौर करें, sum of the first m terms क्या होगा बेटा, होगा m over 2 into 2a. a is, अच्छा a हमने निकाला, पहले d निकाला था, सॉरी फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में वो निकाल लेते हैं. d अगर -5 है बेटा, तो a plus 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 90. ये -10 आ गया, तो a आ गया आपके पास 100. दैट्स द फर्स्ट टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 100. अब इसको जाके सम फॉर्मूला में प्लग इन कर देते हैं. 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म विच इज़ 100 प्लस m minus 1 इंटू d विच इज़ -5. ये हो गया बेटा आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स. उसने कहा ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है जी सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस 1 टर्म्स के. m प्लस 1 टर्म्स का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 1 हो गया. तो वो सम कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा m प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2a विच इज अगैन 200 प्लस m प्लस 1 -1. ये m प्लस 1 क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये -1 फॉर्मूला वाला. जैसे यहाँ पे m -1 किया था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स m था. अब m प्लस 1 में से 1 माइनस हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 1 हो गया. इसको कर दो टाइम्स -5 विच इज़ द कॉमन डिफरेंस. ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो बेटा मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ. लेट मी इक्वेट देम. सो दैट वुड बी m over 2, that would be m over 2 into 200 minus 5m
प्लस 5, ये मैंने -5m प्लस 5 को एक्सपैंड कर दिया, इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 ओवर 2 इंटू 200। ये बेटा 1 और -1 लिटरली खत्म हो जाएगा, -5 टाइम्स m -5m रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, इस 2 को काट देते हैं, आपके पास है m इंटू 205 -5m, एंड दूसरी साइड पे m प्लस 1 इंटू 200 -5m, ठीक है। इसको अब एक्सपैंड कर लेते हैं इन ब्रैकेट्स को, आपके पास आ जाएगा 205m -5m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा बेटा 200m -5m स्क्वायर प्लस 200 -5m। ये मैंने सारा ब्रैकेट एक्सपैंड कर दिया। अब ज़रा गौर करो, एक दोनों साइड पे -5m स्क्वायर -5m स्क्वायर है, वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 200m -5m, दैट्स अ 195m। तो बेटा यहाँ पे 205m बैठा हुआ था पहले से, उसमें से 195m को माइनस कर दो, इधर रह गया सिर्फ 200, यू गेट 10m इज इक्वल टू 200 एंड m आपके पास आ गया 200 डिवाइड बाई 10 विच इज 20। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n गिवन दैट द फर्स्ट n टर्म्स का सम इज 0। बेटा यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिख लूँ ज़रा, a है 100 और d था -5, ठीक है। बाकी मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ जस्ट फॉर हैविंग स्पेस। थर्ड part में he's saying that the value of n given that the sum of the first n terms is 0। sum का formula n over 2 into 2a plus n minus 1 into d, उसको equate कर दो 0 के साथ, n over 2 into 2a का मतलब है 2 times 100 plus n minus 1, n नहीं पता उसको वही रहने देते हैं, टाइम्स d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0। बेटा नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकता है ना, तो मैं इसको उधर जाके 0 से डिवाइड करूँ तो ये खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स के नॉट बी 0, तो इसलिए हम ये कर सक रहे हैं 200 -5n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यू गेट 205 -5n इक्वल टू 0 एंड यू गेट n इक्वल्स 205 डिवाइडेड बाई 5, n इक्वल्स 205 डिवाइड बाई 5 41, ठीक है जी। n आ गया आपके पास 41। ये है वो सम जिस पे आपका ये वो वैल्यू ऑफ n है जिस पे आपका सम 0 हो जाएगा, यानी आप इस AP में अगर n को 41 रखें एंड देन सम फाइंड आउट करें तो द आंसर वुड बी 0, ठीक है। चलिए बेटा, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 23 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 200। AP है बच्चा, सिक्स टर्म का मतलब है a प्लस 5d इज इक्वल टू 23, ठीक है। एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 200, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब है 10 over 2 into 2a प्लस n minus 1 विच इज़ 9 टाइम्स d इज इक्वल टू 200। ये दो इक्वेशंस बन गई बेटा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे 5 टाइम्स 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 200 है, 200 को 5 से डिवाइड करा दो, 2a प्लस 9d वुड बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 40। तो बेटा दो इक्वेशंस आ गई, इसके नीचे मैं दूसरी वाली लिख देता हूँ, ये चलो दूसरी वाली को टाइम्स 2 करके अगर मैं टाइम्स 2 करके लिखें तो वो बन जाता है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 46। इसको मैं इधर ला के लिख रहा हूँ नीचे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 46 एंड देन वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। तो ये कट गया, 9d माइनस 10d गिव्स यू -d और 40 माइनस 6 गिव्स यू -6, तो d आ गया बेटा 6। d 6 आ गया तो a भी निकाल लेते हैं, a जब आएगा दैट विल बी a प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 23, a कम्स आउट एज -7। तो d 6 है एंड a -7 है, इसको लिख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, आई डोंट थिंक उसमें अच्छा उसने कहा था फाइंड द सेवन्थ टर्म, बेटा सेवन्थ टर्म मांगी है उसने, तो लेट्स फाइंड इट आउट। a प्लस 6d वुड बी द सेवन्थ टर्म, a की वैल्यू -7, d की वैल्यू 6
इनको आप आपस में ऐड कर दें. 36 minus 7 gives you a 29. That's the value of the seventh term. ये पहला पार्ट हो गया बेटा. अब ज़रा देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ geometric progression which has a first term 1 and a common ratio r. The second geometric progression has a first term 4 and a common ratio 1 over 4r. जी बेटा, sorry. So we were saying कि a geometric progression has first term 1 and common ratio r. Excuse me. A second geometric progression has first term 4 and common ratio 1 over 4r. Okay. ज़रा देखते हैं बेटा. एक geometric progression है जिसकी first term 1 है. तो let's talk about the first geometric progression. उसकी first term 1 है और उसकी common ratio is literally r. और एक second geometric progression है जिसकी बेटा first term is 4 and common ratio is actually 1 over 4r. ठीक है. The two progressions have the same sum to infinity. Find the values of r and s. s उसने कह दिया उस sum to infinity को. r ये common ratio थी. उसने कहा जी इन दोनों geometric progressions का sum to infinity same है. वो sum निकाल दो और r की वैल्यू निकाल दो. ओके. तो बेटा पहली वाली जो geometric progression है उसका sum to infinity हो जाएगा literally 1 over 1 minus r क्योंकि उसकी first term 1 है. और दूसरे वाली जो geometric progression है उसका sum to infinity हो जाएगा 4 over 1 minus 1 over 4r. ठीक है. ये इन दोनों का sum to infinity आ गया 1 over 1 minus r and 4 over 1 minus 1 over 4r. उसने कहा जी दोनों के sum to infinities are the same. तो I'm going to equate the two. जब इक्वेशन आ गई एक सिंगल फ्रैक्शन है दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो. यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 4r इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4r. ठीक है. मूव थिंग्स अराउंड. यू हैव 4r माइनस 1 ओवर 4r इज इक्वल टू 3. ये बन जाएगा बेटा 4r 16r माइनस 1r विल बी 15 ओवर 4r. कॉमन डिनोमिनेटर लेके बस मैंने उसको कर दिया इज इक्वल टू 3. r equals 12 over 15 which simplifies to 4 over 5. बेटा ये r की वैल्यू आ गई. दिस वाज वन ऑफ द आंसर्स. उसके बाद उसने कहा जी s निकाल दो. तो s निकालने के लिए मैं ये सिंपलर वाला सम यूज़ कर लूँगा क्योंकि दोनों से सेम आना है. तो इसको यूज़ कर लेते हैं 1 over 1 minus r. तो लेट्स जस्ट डू 1 over 1 minus 4 over 5. That gives you 1 over 5. That is a 5. ठीक है. ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ओके. अब क्वेश्चन आ गया जी. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12. अगेन इसको जल्दी से a कह लो. 12 आपका a है. द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 135. सो व्हेन n इज 9 द सम इज 135. ठीक है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन. ओके. पहला पार्ट बेटा a इज 12. सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 135. तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं. 9 over 2 into 2a मतलब 2 times 12 plus n minus 1 मतलब 9 minus 1 which is 8 times the common difference which we need to find out is equal to 135. इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दो. यहाँ पे 24 है प्लस 8d is equal to 135 times 2 is 270. 9 से डिवाइड करा दो. 24 plus 8d is equal to 30. 8d is equal to 6 and d is equal to 6 over 8 which is 3 over 4. ठीक है जी. ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया उस प्रोग्रेशन का. ठीक है. अब कह रहे जी कि द फर्स्ट टर्म, द नाइन्थ टर्म एंड द nth टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही वाली, are the first term, the second term and the third term respectively of a GP. Find the common ratio of the GP and the value of n. ज़रा गौर करें बेटा, ज़रा गौर करें बेटा. वो कह रहे हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ द फर्स्ट. अब अगर ज़रा देखें, रिलेट करें कौन सी टर्म किसकी इक्वल है. फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द GP. नाइन्थ टर्म ऑफ द AP
is the second term of the GP and nth term of the AP is the third term of the GP. ठीक है, ज़रा गौर करते जाएं बेटा। फर्स्ट टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A है, चलें उधर भी वो A है, सेम फर्स्ट टर्म्स है तो दोनों को A से डिनोट कर देते हैं। नाइन्थ टर्म इस AP की मतलब A प्लस 8D वो इक्वल है सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मतलब AR। ठीक है, nth टर्म ऑफ द AP मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल है थर्ड टर्म ऑफ द GP मतलब AR स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उसने कहा जी n की वैल्यू निकाल के दे दो। पहली इक्वेशन जो बन रही है बेटा वो बन रही है a प्लस 8d इज इक्वल टू AR, क्योंकि उसने कहा था कि इधर नाइन्थ टर्म और इधर सेकंड टर्म आपस में इक्वल है। बेटा d की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू भी हमें पता है। a 12 है, क्वेश्चन में बताया हुआ था उसने। ठीक है, a इज़ 12, d पिछले बार में हमने निकाला 3/4। तो यहाँ पे अगर मैं a's की वैल्यूज़ प्लग इन कर दूँ तो वो बन जाएगा 12 प्लस 8d is equal to 12R. Okay, D we already have found out, so 12 plus 8 times 3/4 is equal to 12R. Okay, cancel करो, 2 आएगा, 12 plus 6 18 is equal to 12R and R बेटा यहाँ से आ जाता है 3/2. Okay, फिर उसने कहा जी nth टर्म निकाल दो, बल्कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेटा nth टर्म जो थी विच वॉज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो इक्वल थी एक्चुअली AR स्क्वायर के, है ना, थर्ड टर्म ऑफ द AP को। तो पहले तो ज़रा AR स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a बीइंग 12 एंड R बीइंग 3/2, 12 टाइम्स 3/2 का स्क्वायर करो, ये बनता है 12 टाइम्स 9/4, दैट गिव्स यू 3 टाइम्स 9 विच इज़ 27। बेटा nth टर्म जो है वो 27 है। ठीक है, अगर nth टर्म 27 है और मुझे पता है कि a 12 है, d 3/4 है एंड nth टर्म इज 27, तो अब बड़ा सिंपल सा बन गया बेटा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 27। a की वैल्यू 12, n हमने निकालना है, d की वैल्यू 3/4 इज इक्वल टू 27। इसको बेटा सॉल्व करोगे n के लिए तो आपको आंसर मिलेगा 27 माइनस 12 गिव्स यू 15। इधर आएगा 15 को 4 से, चलो 3/4 टाइम्स n माइनस 1, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो आ जाएगा जी 60। तो you will have 3 times n minus 1 is equal to 60 and 3n minus 3 is equal to 60, 3n equals 63, n comes out as 21। ठीक है, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाती है 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कह रहा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज़रा ध्यान से देखें, इधर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ उसको। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ फर्स्ट टर्म -12, सो a इज़ -12, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस 6, d भी दे दिया 6 है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एक्सीड्स 3000, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स exceeds 3000, calculate the least possible value of n। बेटा ज़रा इधर ध्यान से देखें, exceeds 3000 का मतलब है more than 3000, more than 3000। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं एक्चुअली जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है द सम ऑफ द n टर्म्स इज ग्रेटर दैन 3000। अब इसको आप एज एन इनइक्वालिटी फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हो एब्सोल्युटली, बट बेटा क्योंकि इनइक्वालिटीज़, एक तो इनइक्वालिटी से बच्चे घबराते हैं फॉर सम रीज़न। ठीक है, इनइक्वालिटी में नेगेटिव की वजह से जो साइन रिवर्स होता है उसका भी प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप इसको एज एन इक्वेशन ही सॉल्व कर दें। ठीक है, एंड देन एंड पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सम को इक्वेट कर दूंगा 3000 से। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये इक्वल रख दिया मैंने 3000 का। ओके, n नहीं पता, n ही तो निकालना है। 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स -12,
plus n minus 1 into d is what is it 6, ठीक है, इक्वल रख दिया 3000 का, ठीक। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास आ जाएगा n इंटू -24 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 6000। आपको मिल जाएगा -24 माइनस 6 इज -30, तो बेटा ये आ जाएगा 6n स्क्वायर्ड माइनस 30n इज इक्वल टू 6000। बेटा पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन ले लो, n स्क्वायर्ड माइनस 5n इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 1000। n स्क्वायर्ड माइनस 5n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, राइट, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। बेटा 1000 के फैक्टर्स दैट गिव यू n, आई डोंट थिंक दे आर एनी, तो हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 minus 4 times 1 times minus 1000, entire thing over 2 times 1, ठीक है। 5 plus minus square root of 25 plus 4000, तो ये 4025 बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लो तो बेटा ये बन जाता है 63.44, ठीक है, 63.44 entire thing over 2। अब बेटा ये स्क्वायर रूट सॉरी ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट इज़ गॉन। आपके पास 2 आंसर्स आ रही हैं, मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ, आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, 5 प्लस 63.44 ओवर 2 एंड 5 माइनस 63.44 ओवर 2। बेटा इसको रिजेक्ट कर दो, इसको इसलिए रिजेक्ट कर दो क्योंकि n है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा आपके पास 68.44 ओवर 2, n कम्स आउट एज 68.44 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये आ गया 34.22। मेरा बेटा आंसर नहीं है, ये याद रखना, 34.22 इज द वैल्यू ऑफ n। n इज द टर्म नंबर। टर्म नंबर बेटा डेसिमल में तो नहीं हो सकता है ना, टर्म नंबर के नॉट बी डेसिमल, ठीक है, तो मैं इसको एज अ फाइनल आंसर नहीं दे सकता। उसने कहा था कि n की वैल्यू वो वाली निकालो जिसमें द सम एक्सीड्स 3000। मैंने सॉल्व की सम की वैल्यू इक्वल टू 3000 रख के, इसका मतलब है अगर n 34.22 होगा द सम वुड बी एग्जैक्टली 3000, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके n निकाला। वंस अगेन, अगर n 34.22 होगा तो सम की वैल्यू एग्जैक्टली 3000 आएगी। हमारा कॉमन डिफरेंस 6 है पॉजिटिव, इसका मतलब हर अगली टर्म बड़ी हो रही है, तो बेटा नेक्स्ट टर्म जो है दैट विल ऐड टू द सम। 34 टर्म्स अगर हुए तो आपका सम वुड बी लेस देन 3000, क्योंकि अगर 34.22 पे एग्जैक्टली 3000 बन रहा है तो उससे थोड़ा सा पहले 3000 से कम होगा, उसके थोड़ा सा बाद में द सम वुड बी ग्रेटर देन 3000। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे उसमें n को 35 लिख के आओगे, 34.22 या कुछ और नहीं लिख के आओगे, तो n का आंसर इज 35। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। अगर आप इसको एज एन इनइक्वालिटी भी सॉल्व करते, आना एंड पे फिर भी n इज ग्रेटर देन 34.22 ही था, बस ग्रेटर देन साइन ने बता देना था कि ओके ठीक है, अब आप इसको इंक्रीज कर दो 35 तक, नेक्स्ट होल नंबर, द क्लोजेस्ट होल नंबर, ठीक है। पीछे क्यों नहीं गए, क्योंकि 34 टर्म्स अगर होंगी तो सम लेस देन 3000 होगा। यस, मैथमेटिकली अगर इस 34.22 को राउंड ऑफ करना है तो आप कहेंगे जी कि 34.22 तो 34 बनता है, आपने 35 क्यों बनाया। बात वो नहीं है, वी आर नॉट राउंडिंग इट ऑफ बिकॉज वी नीड टू राउंड इट ऑफ मैथमेटिकली, नो, वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन 34.22 टर्म्स पे सम 3000 है, उससे एक टर्म ज़्यादा करोगे तो सम 3000 से बड़ा होएगा। उसने कहा जी के फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। आप कहें जी कि हम तो 35 को बजाय मैं 40 कर देता हूँ, मैं 100 कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ, नो, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सम एक्सीड्स 3000। आई होप दैट मेक्स सेंस, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर।
ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर p एंड 2p। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहली बात। फर्स्ट टर्म है तो a होएगी, सेकेंड टर्म है तो ar होएगी, है ना। तो a इज p एंड ar इज 2p, okay, where p is a positive constant. The sum of the first n terms is greater than 1000p. Again, sum of the first n terms is greater than 1000p. तो इसको क्या फॉर्मूला होएगा जी? p is a constant, sum of the first n terms is greater than 1000p. ओके, तो बेटा सम का फॉर्मूला a टाइम्स r to the power of n minus 1 over r minus 1, उसने कहा दैट इज ग्रेटर देन 1000p. ओके, तो पहली टर्म तो बेटा आ गई p, r हमें नहीं पता, ओवर r minus 1 इज इक्वल टू 1000p. उसने कहा जी p इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका मतलब है p जीरो नहीं हो सकता, तो p को मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो r to the n minus 1 ग्रेटर देन आ गया 1000 इंटू r minus 1 के, ओके। r to the n minus 1 is greater than 1000 r minus 1000। अच्छा जी, तो ये उधर जाके बन गया r to the n is greater than 1000 r minus 1001, ठीक है। अब देखें ज़रा गौर करें, अगर बेटा फर्स्ट टर्म p है और सेकंड टर्म 2p है, तो r एक्चुअली हो गया 2p डिवाइडेड बाई p विच इज़ लिटरली 2, r इज़ 2, ठीक है। तो मैं r की जगह यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, तो बेटा वो आ जाएगा जी, सॉरी 1001 नहीं बना, ये 999 बना नेगेटिव, क्योंकि 1000 में 1 आके नेगेटिव 1000 में ये 1 ऐड होगा, तो ये 999 बनेगा, ठीक है। नाउ आई जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ r, सो 2 to the n इज ग्रेटर देन 2000 माइनस 999, तो 2 to the n इज ग्रेटर देन 1001। ये हमने शो कराना था, हमने शो करा दिया, ठीक है। तो इधर मैंने क्यों इनइक्वालिटी यूज़ की? क्योंकि उसने कहा था कि इसको शो करवाना है। जब हमने शो कराना है एज एन इनइक्वालिटी, तो फिर वी डोंट हैव अ चॉइस टू फॉर्म एन इक्वेशन, वी स्टार्ट विद एन इनइक्वालिटी एंड देन वी शो इट, ठीक है। अब कह रहे जी इन अनदर केस p and 2p are the first and second terms of an arithmetic progression. बेटा पहली टर्म p है, ठीक है, फर्स्ट टर्म p है, तो उसको मैं चलो फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म p है एंड सेकंड टर्म 2p है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस d इज द सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा बेटा 2p माइनस p विच इज लिटरली p। तो a भी p है और d भी p है, a भी p है और d भी p है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। द nth टर्म इज 336, ओके, तो एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 7224। राइट डाउन टू इक्वेशंस इन n and p and solve and find the values of n and p, ओके। nth टर्म इज 336, बेटा nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और उसने कह दिया कि वो 336 के इक्वल है। अभी हमने बात की कि a भी p है और d भी p है, तो p प्लस n माइनस 1 इंटू अनदर p इज इक्वल टू 336। एक इक्वेशन ये बन गई इन टर्म्स ऑफ n एंड p। एक और इक्वेशन उसने सम इंफॉर्मेशन दी है, तो सम की इंफॉर्मेशन से बना लेते हैं। n ओवर 2 इंटू 2p प्लस n माइनस 1 इंटू अनदर p इज इक्वल टू 7224, ठीक हो गया। अब बेटा इसको तो मल्टीप्लाई चलो करा देते हैं, आपके पास आ जाएगा n इंटू 2p प्लस n माइनस 1 इंटू p इज इक्वल टू 7224 टाइम्स 2, 7224 टाइम्स 2, ये बेटा आ गया 1448, या ओहो
चल 1448. This gives you 2p, बल्कि चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इंटर 2p प्लस pn माइनस p इज इक्वल टू 1448. या सो n इंटर p प्लस pn, क्योंकि p और p माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1448. pn प्लस pn स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1448. और यहाँ पे है जी p प्लस pn माइनस p इज इक्वल टू 336. अच्छा जी, अब ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास p प्लस pn माइनस p इज इक्वल टू 336. बेटा यहाँ से इस p को काट दो तो आपके पास आ गया pn इज इक्वल टू 336. ज़रा ध्यान करें, pn 336 है और मुझे यहाँ पे pn नज़र आ रहा है दूसरी इक्वेशन में, है ना. Yes, I can make n the subject or p the subject and substitute it in, but when I can directly, मुझे अगर पूरा pn पता है 336 है और यहाँ पे भी pn आ रहा है, तो मैं उस पूरे को 336 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. इधर भी देखें, pn स्क्वायर्ड का मतलब है pn इंटू n. तो ज़रा ध्यान करना प्लीज़ मेरे बच्चे, इसमें से अगर मैं pn को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस n. इन दोनों टर्म्स में से मैंने pn कॉमन ले लिया तो अंदर बचा, जब पूरा pn चला गया तो अंदर बच गया 1, और इधर दो n's थे, p और n चला गया बाहर तो अंदर बच गया n इज इक्वल टू 1448. ठीक है, एंड pn की वैल्यू क्या थी सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 336. मैं इस pn को रिप्लेस कर देता हूँ 336 से. ज़रा गौर करें, 336 times 1 plus n gives you 1448. 1 plus n equals 1448 divided by 336. 1 plus n equals 1448 को डिवाइड करा देते हैं 336 के साथ, divided by 336. That gives you, गड़बड़ होगी कोई, 14 कुछ मैंने आई थिंक उसकी वैल्यू गलत लिखी है. ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था ना 2 के साथ, 7224 था जी. 7224 टाइम्स 2, दैट्स अ 1448. मैंने 448 लिखा हुआ जी, सॉरी. दिस इज़ अ 1448, ऑल ऑफ दिस. ओके, 1448 448 448 448. दिस इज ऑल्सो 448 448 एंड यहाँ पे भी 448. अब जी 1448 को डिवाइड कराते हैं 336 के साथ, तो वी एंड अप गेटिंग 43. ठीक है, तो ये आ गया 43 एंड n देन कम्स आउट एज 43 माइनस 1 विच इज़ 42. ठीक है, तो ये 42 आ गया बेटा, n 42 आ गया है. हमें पता था कि pn जो है बच्चे, pn इज़ 336 and n is 42. That means 42p is equal to 336. That means p is equal to 336 divided by 42. तो p कितना आ जाता है जी, 336 divided by 42. That gives you 8 as your final answer. ठीक है, तो n आ गया 42 और p आ गया 8. Perfect. अच्छा जी, तो बेटा आप कह रहे हैं The first, second and third terms of a GP are these. ये पहली टर्म है बेटा, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. सही है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. जीपी के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स हों जब भी, तो बेटा जहन में रखना है कि we studied, we taught you that in a GP common ratio is always the second term over the first term, or the third term over the second term, or the fourth term over the third term, right? And if all of these things give you the common ratio, it means all of these things are equal to each other. Because when two things are equal to the same thing, then the two things are equal to each other as well, right? तो बेटा यहाँ पे
फर्स्ट टर्म 3k है, सेकेंड टर्म 5k माइनस 6 है, एंड थर्ड टर्म 6k माइनस 4 है। पहले पार्ट में उसने कहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन k एंड शो दैट इट सेटिस्फाइज टू दिस, शो दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। बेटा k के लिए इक्वेशन निकालनी है, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये पहली, दूसरी और तीसरी टर्म है, मुझे और कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट दिस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। द ओनली थिंग आई कैन डू इज टू फॉर्म एक्सप्रेशंस फॉर r एंड इक्वेट देम। क्या कर सकते हैं सिर्फ हम? फॉर्म एक्सप्रेशंस फॉर r एंड इक्वेट, राइट? बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। आर के भी एक्सप्रेशंस क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर ये कंसेक्यूटिव ना होती तो फिर और मसला होता। बिकॉज दीज टर्म्स आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसका मतलब है, अभी मैंने ऊपर लिखा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो बेटा 5k माइनस 6 ओवर 3k जो कि है सेकेंड ओवर थर्ड और सेकेंड ओवर फर्स्ट, बेटा ये इक्वल होना चाहिए 6k माइनस 4 ओवर 5k माइनस 6k। क्यों? क्योंकि दोनों r के बराबर है। अगर दोनों चीज़ें r के बराबर हैं तो दोनों आपस में इक्वल हैं, सही है? अब आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। आई हैव 5k माइनस 6 multiplied by 5k minus 6, and either we'll have 3k multiplied by 6k minus 4, सही है? Expand the brackets, you get 25k squared minus 60k plus 36, ये सारा सिंप्लीफाई करके इधर आ जाएगा 18k squared, and then you'd have a minus 12k. Move things around. 25k squared minus 18k squared gives you 7k squared, minus 60 plus 12 gives you minus 48k, and then you have the 36 sitting as is equal to 0. ये बेटा इक्वेशन से कहा था शो करा दो, वो हमने करा दी, ठीक है? अब कहता है फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ k। अब बेटा देखें, इक्वेशन ये है, मैं इक्वेशन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन उसने ऊपर भी दी हुई है। तो पहले लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। सो 7k स्क्वायर्ड माइनस 48k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। बेटा योर a इज 7, योर b इज माइनस 48, योर c इज 36, ठीक है? अच्छा, minus of minus 48, minus 48 squared minus 4 times 7 times 36, entire thing over 2 times 7, ठीक है जी? तो बेटा इसको हम कह देते हैं 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 का स्क्वायर जी 32304 माइनस 4 टाइम्स 7 टाइम्स 36, ये बन गया जी। इस पर ब्रैकेट लगा ही लेते हैं, बेहतर है, वैसे तो ठीक है। 1296 बेटा अंदर आ गया 1296 ओवर 14, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 दैट्स 36, तो होल नंबर आ गया, ठीक है? चले, तो 48 प्लस माइनस 36 ओवर 14, that gives you 48 plus 36 over 14 and 48 minus 36 over 14, ठीक है जी? तो 48 plus 36 that's 84, divide that by 14, 84 divided by 14 that's a 6, और इधर आ रहा है जी 48 minus 36 हो तो 12 over 14 which simplifies to a 6 over 7, ठीक है? तो k की बेटा दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 6 एंड एक आ गई 6 over 7। उसने कहा था कि हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ k के लिए r निकालो। r क्या था? r was this over this, r was 5k minus 6 over 3k। तो बेटा when k is 6, r would be 5 times 6 minus 6 over 3 times 6, which is 30 minus 6, 24 over 18, which is
which is 4/3, ठीक है. एंड दूसरी आर वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा यही 5k minus 6/3k, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज k एज द 6/7. तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 5 times 6/7 minus 6/3 times 6/7. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, लीविंग आंसर इन योर फ्रैक्शन फॉर्म वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ r. ठीक है. चलिए बेटा यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है. देखें, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, तो इसका मतलब है -2p over 2p plus 6 would be equal to p plus 2 over -2p. ठीक है. Second over first is equal to the third over second. Cross multiply, you'll get 4p squared is equal to p plus 2 into 2p plus 6. 4p squared is equal to 2p squared plus 6p plus 4p plus 12. Move things around. You'd have 2p squared minus 10p minus 12 is equal to 0. 2 common ले लो. p squared minus 5p minus 6 is equal to 0. p squared minus 6p plus p minus 6 is equal to 0. p common, p minus 6 in one bracket plus 1 common, p minus 6 in the other. p की वैल्यूज़ आ गई बेटा 6 and p की वैल्यू आ गई -1. उसने कहा था कि p is a positive constant, तो इसको रिजेक्ट कर दो. this is the value of p you're going to use. तो बेटा आपकी फर्स्ट टर्म हो गई फिर 2p plus 6. तो a आ गया आपका 2 times 6 plus 6 which is 18. आपकी कॉमन रेशो हो गई बेटा r निकालने के लिए हम कर देते हैं p plus 2 divided by -2p. चलें, p की वैल्यू 6 है तो दैट्स 8 over -12. r is 2/3 which is a -2/3. ये r की वैल्यू आ गई. सम टू इन्फिनिटी निकालना है, दैट इज़ a over 1 minus r. a की वैल्यू इज़ 18. 1 minus r means 1 minus -2/3. दैट्स 1 plus 2/3. तो 18 over 5/3. दैट इज़ 18 divided by 5/3. दैट इज़ 18 times 3/5 जो भी आता है. 18 times 3 and divide that by 5. 10.8. ये बेटा सम टू इन्फिनिटी आ गया 10.8. ठीक है जी. अब ज़रा ये क्वेश्चन देखें. In the expansion of this, where a and b are non-zero constants, the coefficient of x, x square and x to the 4 are the first, second and third terms of a GP. Find the value of a and b. तो उसने बाइनोमियल को और सीक्वेंसेस को थोड़ा सा मिक्स कर दिया. पहले ज़रा एक्सपेंशन देख लेते हैं. उसने कहा जी कोफिशिएंट ऑफ x, x स्क्वायर एंड x टू द 4. तो मुझे सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स निकालूंगा. x तब आएगा जब 7c1 होएगा टाइम्स a टू द पावर ऑफ 6 होएगा एंड bx टू द पावर ऑफ 1 होएगा. ठीक है. तो दैट गिव्स यू 7a6bx. ओके. x स्क्वायर तब आएगा जब 7c2 होएगा टाइम्स a टू द 5 होएगा एंड bx स्क्वायर्ड होएगा. ठीक है. तो 7c2 निकाल लेते हैं. 7c2 गिव्स यू 21. 21 a टू द 5 b स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड. ओके. अच्छा जी. फिर आ गया बेटा x टू द 4. तो उसके लिए 7c4 टाइम्स a टू द 4 a टू द 3 टाइम्स bx टू द 4. 7c4 कर लेते हैं जी. 7c4 गिव्स यू 35. 35 a क्यूब्ड b4 x4. अब बेटा उसने कहा जो कोफिशिएंट्स हैं इनके वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें. कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? ये एंड ये. सो इसका मतलब है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर 7a टू द 6b, सेकेंड टर्म 21a to the 5b squared and third term 35a cubed b to the 4. उसे कहा जी a ओवर b की वैल्यू निकाल दो. बेटा मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है और वो ये है कि 21a to the 5b squared divided by 7a to the 6b should be equal to 35a cubed b4 over 21a5 b squared. ठीक है. क्योंकि ये वही काम है कि
दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो ले लो तो वो कॉमन रेशो होती है, और अगर कॉमन रेशो है तो फिर सेम होएगी, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया। उसने कहा था ए एंड बी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, तो बेटा जितने एज और जितने बीज कैंसिल होते हैं कर दो। ये बी और ये दो एक कैंसिल हो जाएगा, ये दो बी और इधर से दो बी कैंसिल हो जाएंगे, दो रह जाएंगे। ठीक है, इन तीन एज को कैंसिल कर दो, नीचे दो एज रह जाएंगे। सही है, इन सारे पांच एज को कैंसिल कर दो, नीचे एक ही ए रह जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा लिख लेते हैं बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं लगता क्या क्या काट दिया क्या क्या रह गया। तो ऊपर बेटा 21 था, ए सारे कट के, एक बी पड़ा हुआ है ऊपर, नीचे 7 एंड एक ए पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे ऊपर 35 है, दो बीज पड़े हुए हैं और नीचे 21 है और एक दो एज पड़े हुए हैं, ए स्क्वायर पड़ा। ठीक है, अब ज़रा इन नंबर्स को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21/7 इज 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है। और इधर 35 को भी 7 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5/5b² / 3a² आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं उठा के ताकि उसको नीचे कर सकें। इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 9ba² इज इक्वल टू 5ab²। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से कर सकते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं। ए एंड इधर से एक बी को काट दो, ये आपके पास आ गया 9a इज इक्वल टू 5b। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a ओवर b, राइट। तो b को a के नीचे ले आओ, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, तो a ओवर b वुड बी इक्वल टू 5/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा जी, geometric progression is such that the second term is equal to 24% of the sum to infinity. Find the possible values of the common ratio. Beta, second term AR is 24% of A over 1 minus R. ठीक है, AR is equal to 24/100 times A over 1 minus R. पहली टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती तो A को काट देते हैं, A को जब कटे काट दो। R is equal to 24/100 into 1 minus R, उधर ले जाओ, आपके पास आ जाएगा 100R into 1 minus R is equal to 24. That's 100R minus 100R squared is equal to 24. 100R squared minus 100R plus 24 is equal to 0. 2400 के factors that give you 100. चलो इसको फॉर्मूला सी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 minus 4 times 100 times 24, entire thing over 200। ठीक है, तो 10,000 minus 4 times 100 times 24 gives you 400। ओके चलो 400 आ गया जी, अंदर 400 आ गया। तो ऊपर कर रहा हूँ 100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 ओवर 200, दैट गिव्स यू 100 प्लस 20 ओवर 200 एंड 100 माइनस 20 ओवर 200, दैट्स 120 ओवर 200। काट दो, ये बनता है जी 3/5 और इधर 80 ओवर 200 काट दो, ये बनता है जी 2/5। तो 3/5 एंड 2/5 ये आपकी कॉमन रेशियो की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अच्छा जी बेटा देखें ज़रा, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन P हैज़ अ फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Q हैज़ अ फर्स्ट टर्म 2 into A plus 1 and a common difference D plus 1. It is given that fifth term of P over the 12th term of Q is equal to 1/3, and the sum of the first terms of P and sum of the first terms of Q is 2/3. Find the value of A and the value of D. बेटा दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, एक है P और एक है Q। ठीक है,
बेटा p की फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है a, फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। q की फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है बेटा एज 2 इंटू ए प्लस 1, और उसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो उसे दिया हुआ है d प्लस 1, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट द फिफ्थ टर्म ऑफ p, जरा फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। p की फिफ्थ टर्म बेटा वुड बी a प्लस 4d, एंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ q, तो q की ट्वेल्थ टर्म, इसकी ट्वेल्थ टर्म के लिए बेटा करेंगे फर्स्ट टर्म विच इज 2 इंटू ए प्लस 1 प्लस n माइनस 1 which would be 11 into d which is d plus 1, कॉमन डिफरेंस d plus 1 है इसका। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ जगह 2a plus 2 plus 11d plus 11 simplifies to 2a plus 11d plus 3। ये बेटा 12th टर्म है q की, ठीक है। उसने कहा जी कि ये रेशो जो है ये 1/3 के बराबर है, तो मैं इसको एज ए रेशो लिख देता हूँ a plus 4d यानी फिफ्थ टर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय 12th टर्म ऑफ q विच इज 2a plus 11d plus 3, ये इक्वल है जी 1/3 के। एक इक्वेशन बेटा ये बन गई, ठीक है। दिस इज वन इक्वेशन, कीप दैट इन माइंड। साथ उसने कहा जी कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ p, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ p के लिए ज़रा मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ, इधर ले आते हैं। अब ज़रा गौर से देखें, इधर कर रहा हूँ। S5 ऑफ P वुड बी 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, एंड वो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम कह दें 10a प्लस 20d, 10a प्लस 20d एंटायर थिंग ओवर 2, और अंदर से 2 कॉमन ले लो तो 5a प्लस 10d बच जाता है। ये बेटा सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ p है। अब ज़रा सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ q निकाल लेते हैं, ठीक है। S5 ऑफ q की बेटा फर्स्ट 5 टर्म्स है तो अगेन 5/2 तो एज इट इज आएगा, सही है। 2a मतलब 2 टाइम्स 2a प्लस 1, 2 टाइम्स a प्लस 1 तो 2a प्लस 2 हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो 2a प्लस 1 थी, 2 इंटू a प्लस 1। इस ब्रैकेट को अगर खोल दो तो वो 2a प्लस 2 बच जाता है। दैट्स द फर्स्ट टर्म, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया प्लस n माइनस 1 विच इज़ 4 टाइम्स d विच इज़ d प्लस 1, ठीक है जी। ये आ गई आपकी वो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ q। इसको भी ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 इंटू 4a प्लस 4 प्लस 4d प्लस 4, ठीक है जी। तो ये बन जाता है 5/2 इंटू 4a प्लस 4d प्लस 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो और 2 को काट दो तो बन जाता है 5 इंटू 2a प्लस 2d प्लस 4, and then we multiply the 5, that's 10a plus 10d plus 20, that's the sum of the first 5 terms of q, ठीक है। now they've told us that this over this is 2/3, तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं करूँगा 5a plus 10d over 10a plus 10d plus 20 is equal to 2/3। ऊपर से भी 5 कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस 2d बचेगा, और नीचे से भी 5 कॉमन ले रहा हूँ, 2a प्लस 2d प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 2/3। इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, सही है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली ए और डी के लिए। इसको इरेज कर देते हैं। बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अगर मैं इधर लेके आऊँ,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, दैट वुड बी 3a प्लस 12d इज इक्वल टू 2a प्लस 11d प्लस 3। एज और डीज को एक तरफ ले जाओ तो ये बन गया मेरा बेटा a प्लस डी लिटरली इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो बनता है 3a प्लस 6d इज इक्वल टू 4a प्लस 4d प्लस 8। Move things around, you will have a minus 2d is equal to negative 8, ठीक है। आप बेशक सब्स्टिट्यूट कर दो, बेशक एलिमिनेट कर दो, ऊपर नीचे लिख के एलिमिनेट कर देते हैं, चलें। a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 8, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। 3d इज इक्वल टू 3 प्लस 8 11, d इक्वल्स 11/3। वहाँ से आपके पास a भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है लेकिन 11/3 नहीं है। ये गड़बड़ है। ये वाली, this was a 2 plus 11, not a 3, that's a 13, ठीक है। ये 13 है मेरा बेटा, तो 2 प्लस 11d प्लस 13 है ये, तो ये फिर हर जगह पे तो यहाँ पे भी 13 होगा, तो ये a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। दूसरी वाली ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे इसको ज़रा 13 कर लेते हैं, 13, और इधर अब उसी तरह होगा, तो ये माइनस प्लस एंड प्लस, राइट। तो वी गेट a कट गया, d प्लस 2d इज़ अ 3d, और ये 13 प्लस 8 इज़ 21, तो d इज़ इक्वल टू 7 आ गया। d 7 आ गया। अब आपके पास है a प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, तो d 7 है, a आ जाएगा 6, ठीक है। ये था जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, ना समझ आया तो कर लेंगे, ठीक है।